स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आज हम लोग हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। हम लोगों ने डिस्कशन की शुरुआत की थी यूनाइटेड नेशंस की बात करते हुए। सबसे पहले हम लोगों ने संयुक्त राष्ट्र के बारे में बात की थी, संयुक्त राष्ट्र की मेन ऑर्गन्स या फिर मेन बॉडीज के बारे में बात की थी। उसके बाद वी एंटर्ड इनटू द डिस्कशन ऑफ यूनाइटेड नेशन सिस्टम, जहां पे हम लोगों ने चर्चा की है अभी तक यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज्ड एजेंसीज के बारे में। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने स्पेसिफिकली इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, स्पेशलाइज्ड यूएन के इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन IMF और वर्ल्ड बैंक के बारे में बात की थी। आज हम लोग हमारी डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं और बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स के बारे में। विल टॉक अबाउट UN प्रोग्राम्स, राइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन रहेगी क्योंकि यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, स्पेशली UNEP के बारे में, पॉपुलेशन फंड के बारे में, यूनिसेफ के बारे में। तो हम लोग स्पेशल यूनाइटेड नेशंस के प्रोग्राम की चर्चा करने वाले। सबसे पहला प्रोग्राम होगा UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब नाम से पता चल रहा है डेवलपमेंट प्रोग्राम है, यानी कि पूरे विश्व का डेवलपमेंट करना है। लेकिन किस तरह का डेवलपमेंट करना है ये जरूरी है। जब हम लोग UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करते हैं, दे फोकस ऑन ऑफ कोर्स ह्यूमन डेवलपमेंट, लेकिन ह्यूमन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर इन लोगों का फोकस है। सस्टेनेबिलिटी यानी कि सतत विकास के ऊपर इनका फोकस होता है, ह्यूमन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब यहाँ पे UNDP करता क्या है? UNDP अलग अलग जो भी इसके भाग है, 170 से भी ज्यादा देश है, इनके साथ नेटवर्क बनाता है ताकि सभी का विकास हो, पॉवर्टी एलिमिनेशन हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। 3 मेन फोकस एरियाज में ये काम करते हैं। इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। 3 फोकस एरियाज ऑफ UNDP क्या है? कभी कभार सवाल बन सकते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट UNDP। तो आपको कुछ स्टेटमेंट या फिर कुछ चीजें दी गई है, नीचे बताया गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मैंडेट ऑफ UNDP। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऑफ कोर्स एक फोकस एरिया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दूसरा फोकस एरिया है डेमोक्रेटिक गवर्नेंस एंड पीस बिल्डिंग, और ये आपको ध्यान रखना है, दिस कैन बिकम योर पिटफॉल। अब सिंपल स्टेटमेंट में अगर आपने UNDP के बारे में पढ़ा नहीं है और अगर आप गेस वर्क करने की कोशिश कर रहे हो तो ये ऑप्शन कई बार एलिमिनेट कर देते हैं एस्पिरेंट्स कि UNDP का काम नहीं है डेमोक्रेटिक गवर्नेंस को प्रमोट करने का, लेकिन है। आपको ध्यान रखना है, एक उनका मैंडेट है डेमोक्रेटिक गवर्नेंस का, और तीसरा मैंडेट ऑफ कोर्स क्लाइमेट चेंज से लड़ने का, क्लाइमेट चेंज डिजास्टर रेजिलियंस। इसके अलावा जब हम लोग सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते हैं, इसके अंडर पॉवर्टी एलिमिनेशन, जेंडर इक्वालिटी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना, ये सारी चीजें भी इनका मैंडेट बन जाता है। तो UNDP की शुरुआत कब हुई थी? 1965 में UNDP को सेटअप किया गया था, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम को। मेन उद्देश्य था उस समय पे पॉवर्टी को एलिमिनेट करना, लेकिन धीरे धीरे जब से 1972 के बाद हम लोग यूनाइटेड नेशंस जो ह्यूमन कॉन्फ्रेंस हुई थी, ह्यूमन डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके बाद से सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस आ गया है। इनका अभी फोकस है सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट, ऑफ कोर्स पॉवर्टी एलिमिनेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज, फाइट विद क्लाइमेट चेंज, इन सारी चीजों के प्रति काम करता है UNDP। अब UNDP का स्टेटस क्या है? इट हैज अ स्टेटस ऑफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड विद इन द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, यानी कि UNGA के अंडर ये एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड की तरह काम करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, क्लाइमेट रेजिलियंस, ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने के लिए, इन सब चीजों के लिए काम करता है। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। UNDP के आने से पहले आपने देखा होगा तारीख इसकी 1965 है। इसका मतलब है 1965 से पहले भी कुछ इस तरह के प्रोग्राम थे। 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब एंड हुआ तो उस समय पे यूनाइटेड नेशंस एक्सपैंडेड प्रोग्राम फॉर टेक्निकल असिस्टेंस ऑफ नेशंस ये शुरू हुआ था। एक और यूनाइटेड नेशंस स्पेशल फंड बनाया गया था फॉर डेवलपमेंट। इन दोनों के मिलने से इवेंचुअली 1965 में UNDP बना, यानी कि UNDP के प्रेडिसेसर्स या फिर प्रीकर्सर्स कौन है? यूनाइटेड नेशंस एक्सपैंडेड प्रोग्राम ऑफ टेक्निकल असिस्टेंस टू अदर नेशंस और यूनाइटेड नेशंस स्पेशल फंड, ये दोनों मिलकर इवेंचुअली 1965 में UNDP बने, राइट। अब इसके बाद UNDP के कुछ फैक्ट्स हैं। ईच पोटेंशियल फैक्ट इज अ क्वेश्चन। अब मैं एक सवाल दे दूं, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम को फंडिंग स्पेसिफिकली मिलती है संयुक्त राष्ट्र से, राइट, यानी कि यूएन के बजट में, यूएन के बजट से इन्हें पैसा मिलता है। ये स्टेटमेंट एब्सोल्युटली गलत होगा। क्यों? क्योंकि ये
एंटायरली फंडेड है बाय वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम मेंबर नेशंस, यानी कि यूएनडीपी को मेंबर नेशंस हो, दूसरे प्राइवेट कंपनीज हो, इंडिविजुअल्स हो, फिलैंथ्रोपिक पीपल है, तो वो लोग जब डोनेट करते हैं यूएनडीपी को, उन्हीं डोनेशन से इनका काम चलता है, ध्यान रखना है इसको। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अब मैं कहूं यूएनडीपी, राइट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट यूएनडीपी। एक स्टेटमेंट दे दूं मैं आपको, यूएनडीपी फंड्स स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल रिसेंटली यूएनडीपी हैज फंडेड अ सोलर प्रोजेक्ट इन इंडिया। एब्सोल्युटली गलत स्टेटमेंट होगा, क्योंकि इंडिविजुअल प्रोजेक्ट, इंडिविजुअल्स या फिर प्राइवेट कंपनीज या फिर प्राइवेट ग्रुप्स कोई पैसा नहीं देते, ये काम करते हैं सरकारों के साथ, यानी कि यूएनडीपी विल वर्क विथ इंडिविजुअल गवर्नमेंट और गवर्नमेंट फंडेड प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट्स, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो यूएनडीपी ने अगर किसी स्पेसिफिक प्राइवेट कंपनी को कोई प्रोजेक्ट दिया, गलत स्टेटमेंट, किसी इंडिविजुअल को पैसा नहीं दे सकते, किसी प्राइवेट कंपनी को पैसा नहीं दे सकते, पैसा रूट हो जाएगा गवर्नमेंट से, यानी कि गवर्नमेंट का अगर कोई वर्क है, कोई प्रोग्राम है, कोई प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट ने उसको बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन करने के लिए किसी और को अगर प्रोजेक्ट दिया है, लीज दिया है, दैट इज वेरी फाइन, लेकिन पैसा डायरेक्टली कंपनीज को नहीं जाता। प्लीज रिमेंबर, इट डज नॉट प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू इंडिविजुअल्स, कंपनीज एंड प्राइवेट ग्रुप्स, राइट। अब इसके अलावा इनका जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है, ये बहुत जरूरी चीज है। यूएनडीपी का काम होता है कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड से, जहां पे 36 मेंबर्स है, 36 मेंबर्स की जो नॉमिनेशन होती है वो यूएनजीए से होती है, एंड दे आर एलोकेटेड रीजन वाइज, राइट, अलग अलग रीजन से अलग अलग यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं एग्जीक्यूटिव बोर्ड के। 2 साल का इनका टर्म होता है, हर 2 साल में नया बोर्ड बनता है। आपको ध्यान रखना है, इस बोर्ड के बारे में हम लोग फिर से चर्चा करेंगे इस डिस्कशन के अंत में भी, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड का भी यही एग्जीक्यूटिव बोर्ड काम करता है। 3 इंपॉर्टेंट बॉडीज है, यूएनडीपी एग्जीक्यूटिव बोर्ड वर्क्स फॉर यूएनडीपी अलॉन्ग विद पॉपुलेशन फंड एंड अनदर ऑफिस, प्रोजेक्ट ऑफिस, जो हम लोग बाद में देखेंगे, राइट। इसके अलावा यूएनडीपी की पब्लिकेशन क्या आती है, बहुत ही जरूरी डेटा है ये। यूएनडीपी पब्लिश क्या करता है, सालाना ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आती है इनकी। आई एम क्वाइट श्योर कि आपने इसके बारे में जरूर सुना होगा, जहां पे कई बार एक उल्लेख होता है एचडीआई का। एचडीआई का मतलब होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब यहाँ पे देश किस तरह से काम कर रहे हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स जो हम लोग बात करते हैं, उन इंडिकेटर्स के बारे में रिपोर्ट देते हैं। इस एचडीआर रिपोर्ट में प्रत्येक देश के बारे में वो किस दिशा में जा रहे हैं, कैसे डेवलप हो रहे हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं, इसके बारे में ये लोग डेटा देते हैं हमें। इसके अलावा इनका एक और रिपोर्ट है, स्टेट ऑफ द क्लाइमेट एम्बिशन रिपोर्ट। अब यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, अगर मैं एक सवाल बना दूं, स्टेट ऑफ द क्लाइमेट एम्बिशन रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय, और यहाँ पे आईपीसीसी, यूएनएफसीसीसी या फिर दूसरी बॉडीज जो है यूएनईपी एटसेट्रा, तो कंफ्यूजन हो सकता है। यूएनडीपी रिलीज करता है क्लाइमेट एम्बिशन रिपोर्ट। इसके अलावा इनकी एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आती है, ग्लोबल पार्लियामेंट्री रिपोर्ट इन कोलैबोरेशन विथ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन। ध्यान रखना है, आईपीयू के साथ मिलकर ग्लोबल पार्लियामेंट्री रिपोर्ट रिलीज करते हैं यूएनडीपी। इसके अलावा भी कई सारे पब्लिकेशन आते हैं, रीजन वाइज पब्लिकेशन है, अलग अलग जर्नल से, बट दीज आर द इंपॉर्टेंट वंस फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। इसके अलावा जब हम यूएनडीपी की बात कर रहे हैं तो हमें यूएनएसडीजी के बारे में बात करना बहुत जरूरी हो जाएगा। क्यों, आपको ध्यान रखना है, यूएनएसडीजी यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप, सतत विकास का एक ग्रुप बनाया गया है, और इस ग्रुप का भाग है यूएनडीपी। एक कोर फंक्शन है यूएनडीपी का, यूएनडीपी इज सेंट्रल टू द यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप। अब ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप है, इसके अंदर 162 कंट्रीज है और 40 से भी ज्यादा अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस, अलग अलग प्रोग्राम्स, अलग अलग फंड्स इंक्लूडेड है। 162 countries plus different UN funds, specialized agencies and other bodies, they work together to achieve what? To achieve sustainable development goal. जो हमारे सतत विकास की जो लक्ष्य हैं 2030 तक हमें अचीव करना है। सतत विकास लक्ष्य 2030 से पहले हमारे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल से टिल 2015 के बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आ चुके हैं। इसे अचीव करने के लिए एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप है, और इस ग्रुप को मेनली, ग्रुप का जो सेंट्रल भाग है वो है यूएनडीपी। ये यूएनएसडीजी जो है, इट इज लाइक अ जॉइंट फोरम। ये पॉलिसी फॉर्मेशन में मदद करते हैं, डिसीजन मेकिंग में मदद करते हैं टुवर्ड्स अचीविंग द एसडीजी। 162 कंट्रीज की ये मदद कर रहे हैं। इसके अलावा दूसरे सारे इंस्टीट्यूशंस भी इन्वॉल्व है। यूएनएसडीजी दे मीट ट्वाइस अ ईयर अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल। सेक्रेटरी जनरल जो यूनाइटेड नेशंस के हैं, उनके जो डेप्यूटी होते हैं, उनके चेयरमैनशिप के अंडर 2 बार यूएनएसडीजी की मीटिंग होती है। सतत विकास लक्ष्य आपको पता है 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, उसके अंदर 2 जीरो गोल्स है, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर। इसके अलावा गुड हेल्थ, एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल एनर्जी, डिसेंट वर्क,
इंडस्ट्री, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना है, सस्टेनेबल सिटी, यूएन हैबिटेट के बारे में हम लोग बात करेंगे, सस्टेनेबल सिटीज, ये एसडीजी 11 को इंप्लीमेंट करता है यूएन हैबिटेट। इसके अलावा रेस्पॉन्सिबल कंजम्पशन, प्रोडक्शन, क्लाइमेट एक्शन, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन एंड पार्टनरशिप फॉर द गोल। ये 17 गोल है। जरूरी नहीं है कि आपको सारे के सारे 17 याद रखना है, लेकिन फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट वंस अगर आप ध्यान रखिएगा, स्पेशली 13 के आगे जो आते हैं, 13 to 15 एनवायरनमेंट से जुड़े हुए हैं, जो आपका वर्क से जुड़े हुए हैं, वो एनर्जी हो गया, डिसेंट वर्क हो गया, इंडस्ट्री हो गया, ये आपको 7, 8, 9 में मिल जाएंगे। और इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना है, और सस्टेनेबल लिविंग, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, सस्टेनेबल कंज्यूमरिज्म 10, 11, 12 आपको मिल जाएंगे। और शुरुआती दौर में दीज आर कनेक्टेड टू ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी कि आपको पानी, क्लीन वाटर चाहिए, आपको जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, इन सारी चीजों से गोल्स जुड़े, राइट। अब यूएनएसडीजी इन्हें इंप्लीमेंट करता है। यूएनएसडीजी में जैसे कि मैंने आपको बताया 162 कंट्रीज तो आते हैं। इसके अलावा इसके अंदर कौन कौन आते हैं? कोर ग्रुप में यूएनडीपी तो है, यूएनडीपी के अलावा देयर इज यूएनडेसा, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे आगे चल के। एफएओ हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन माइग्रेशन, ओएचसीएचआर, यूएनडीपी, यूएनईपी, यूनेस्को, यूएनएफपीए, यूएनएचसीआर, यूनिसेफ, यूएनओएन, डब्ल्यूएफपी, डब्ल्यूएचओ, राइट। तो इन सब ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जो भी मिस्ड आउट है ऑलरेडी हम लोग कुछ डिस्कस कर चुके हैं, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। और आप जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप का एजेंडा है एजेंडा 2030, यानी कि 2030 तक देशों की मदद करे ताकि सतत विकास लक्ष्य जो हमारे वो अचीव करें, राइट। तो दिस वाज आवर डिस्कशन अबाउट यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम प्लस यूएनएसडीजी। चलते हैं अगले प्रोग्राम पे, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। बहुत ही जरूरी प्रोग्राम है। अब डिस्कशन शुरू करने से पहले अगर मैं आपको एक स्टेटमेंट दे दूं कि कोई यूनाइटेड नेशंस का प्रोग्राम है, कोई यूनाइटेड नेशंस की बॉडी है, उसका हेडक्वार्टर आपको अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में मिलता है, तो आई एम क्वाइट श्योर यू विल बी सरप्राइज्ड, राइट। एंड यूएनईपी इज वन इंस्टीट्यूशन जिसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा एक अफ्रीकन कंट्री। थोड़ी देर में आपको पता चलेगा वो कौन सी कंट्री, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। यूएनईपी नाम से पता चल रहा है एनवायरमेंट प्रोग्राम, यानी कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए, एनवायरमेंट कंजर्वेशन, एनवायरमेंट प्रिजर्वेशन के लिए काम करते हैं। यूएनईपी लीडिंग ग्लोबल एनवायरमेंट अथॉरिटी है जो ग्लोबल यानी विश्व लेवल पे, विश्व स्तर पे एनवायरमेंट का एजेंडा सेट करते हैं। जो यूएनजीए के मेंबर्स है 193 मेंबर्स तो है ही है, इसके अलावा यूएनईपी के साथ दूसरे एनजीओ, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, अदर स्टेक होल्डर्स दे वर्क, जैसे कि आईयूसीएन, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ, दूसरे एनवायरमेंट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो काम करते हैं यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट असेंबली के थ्रू। ये ग्लोबल एनवायरमेंट एजेंडा सेटअप करते हैं और इनका हेडक्वार्टर्स है नायरोबी इन केनिया। नायरोबी कैपिटल सिटी ऑफ केनिया, ध्यान रखना है इसको, नायरोबी केनिया। कई बार इसको मिस आउट कर जाते हैं एस्पिरेंट्स। डू रिमेंबर देयर आर ओनली सम ऑर्गेनाइजेशंस जिसके हेडक्वार्टर आपको मोस्टली मैं कहूंगा यूएस के बाहर और यूरोपियन कॉन्टिनेंट के बाहर आपको मिलेंगे। मोस्टली आपने देखा होगा न्यूयॉर्क, राइट, वॉशिंगटन डीसी, जेनीवा स्विट्जरलैंड हम लोगों ने बात की हुई है, इटली, रोम इटली की बात की हुई है, बहुत सारे दूसरे भी, वियना ऑस्ट्रिया। लेकिन कुछ ही यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र के सेटअप है जिसका हेडक्वार्टर्स ही बाहर मिलेगा, जैसे कि नायरोबी केनिया में यूएनईपी का मिलता है। अब यूएनईपी का एक इतिहास भी है, आप डेट देख सकते हो 1972। अब ये डेट बहुत जरूरी है 1972, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है। वी कॉल इट स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, 5 से 16 जून 1972। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस बहुत ही जरूरी कॉन्फ्रेंस है। इनफैक्ट यही कहा जाता है कि इसी कॉन्फ्रेंस से, इसी तारीख से 1972 से ही पूरे विश्व में एनवायरनमेंट के प्रति एक बहुत बड़ी अवेयरनेस आई। और इस अवेयरनेस के चलते अभी तक हम लोग अभी भी एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की बात करते हैं। क्लाइमेट चेंज एक बहुत ही मेन स्ट्रीम डिस्कोर्स है, फिर मेन स्ट्रीम चर्चा का विषय बन चुका है, ग्लोबल वार्मिंग बन चुका है। ये सारी चीजें आपको यहीं से मिलेंगी। इसकी शुरुआत यहीं से हुई थी 1972 स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। और स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस का जो डिक्लेरेशन आया था, स्टॉकहोम डिक्लेरेशन आया, और उस डिक्लेरेशन के बाद ही वन ऑफ द मेजर रिजल्ट्स, आप देख सकते हो, वन ऑफ द मेजर रिजल्ट्स ऑफ दिस स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस वाज द क्रिएशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूएनईपी। तो अगर मैं एक सवाल बना दूं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट यूएनईपी। यूएनईपी इज हेडक्वार्टर्ड इन से जेनीवा स्विट्जरलैंड। स्टेटमेंट गलत होगा बिकॉज इट इज हेडक्वार्टर्ड इन नायरोबी इन केनिया। दूसरा है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम
was the result of United Nations Conference on Human Environment 1972. एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट है। इस कॉन्फ्रेंस का रिजल्ट ये है, इस कॉन्फ्रेंस के बाद ही यूएनईपी की स्थापना हुई थी। रिमेंबर दिस, क्योंकि इसके बाद वी टॉक अबाउट 1992 रियो समिट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट समिट है, इसको ध्यान रखिएगा। 1972 उसके 20 साल बाद जो समिट हुई थी रियो में, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे हम लोग आगे बात करेंगे कन्वेंशंस में, हम लोग बात करेंगे अबाउट बायोडाइवर्सिटी, राइट। सीबीडी आया था उसी टाइम, राइट। यूएनईपी किन एरियाज में काम करते हैं, बहुत ही जरूरी चीज़ है। ये जो स्लाइड है, इस स्लाइड के ऊपर जब मैं सवाल बना दूंगा, कंसिडर द फॉलोइंग एरियाज इन विच यूएनईपी वर्क्स, इस तरह का हमने स्टेटमेंट बना दिया। अब यूएनईपी एनवायरमेंट प्रोग्राम है, क्लाइमेट एक्शन पे तो काम करेगा ही, तो यहाँ पे ज़्यादा डाउट नहीं होना चाहिए। केमिकल एंड पोल्यूशन एक्शन, इसके ऊपर भी काम करेगा। नेचर एक्शन पे काम करेगा। एनवायरमेंटल साइंस बेस्ड, एनवायरमेंटल गवर्नेंस बेस्ड। तो इन टॉप 5 में आपको ज़्यादा डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये ऑप्शन में आ भी गए तो अगर आपको ध्यान में भी नहीं रहा, थोड़ा सा गेस वर्क करके, एजुकेटेड गेस वर्क, प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन से आप एलिमिनेट कर सकते हो। लेकिन ये जो आखिरी वाली 2 चीज़ें हैं, इसके ऊपर ध्यान देना है। फाइनेंस एंड इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, इन एरियाज में भी काम करता है यूएनईपी। अगेन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एनवायरनमेंट इटसेल्फ, यानी कि जो फाइनेंस है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है, डिजिटल ट्रांजैक्शन है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, अगर ये चीजें एनवायरनमेंट के ऊपर एडवर्स इंपैक्ट कर रही है तो वो नहीं होना चाहिए। सस्टेनेबल फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन, सस्टेनेबल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ ये लोग काम करते हैं। प्लीज रिमेंबर दिस पर्टिकुलर पॉइंट, राइट। इसके अलावा यूएनईपी, मैंने बताया हेडक्वार्टर आपका नायरोबी केन्या में है। इनके अगर हम लोग वर्किंग का प्रोसेस देखें, एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड है इनका। इसके अलावा देयर इज अ सीनियर मैनेजमेंट टीम, और किन किन सेक्रेटरीट कन्वेंशंस के लिए काम करते हैं बहुत जरूरी बनता है। एंड दे हैव अ लॉट ऑफ पार्टनर्स, IUCN वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ पे एक बहुत जरूरी चीज है, सेक्रेटेरिएट एंड कन्वेंशंस जो चीज दी गई है, तो ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए सीधे इनकी वेबसाइट पे चलते हैं, यूएनईपी पे, और देखते हैं कि किन कन्वेंशंस और किन सेक्रेटेरिएट से ये लोग काम करते हैं, क्योंकि कई बार सवाल बन जाते हैं इस पे भी। देखिए, ये है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम की ये वेबसाइट, जहां पे आप देख सकते हो सेक्रेटेरिएट एंड कन्वेंशंस पे जा चुका हूं मैं। अगर आप देखें यहाँ पे ग्लोबल कन्वेंशंस, ग्लोबल मल्टीलैटरल एनवायरमेंटल अग्रीमेंट जो है इनके कौन से हैं, सीबीडी के साथ क्लोजली काम करते हैं, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, साइट्स के साथ कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज, CMS माइग्रेटरी स्पीशीज जुड़ा हुआ है, AEWA एवा अग्रीमेंट ऑन अफ्रीकन यूरेशियन माइग्रेटरी वाटर बर्ड्स, अग्रीमेंट ऑन गोरिल्लास एंड हैबिटेट्स, यूरोबैट्स एक है, यूरोपियन बैट्स के ऊपर एक है, एस्कोबैन अग्रीमेंट ऑन कंजर्वेशन ऑफ स्मॉल सिटेशियंस इन द यूरोपियन रीजन। इसके अलावा बेसल कन्वेंशन, रॉटरडम कन्वेंशन, द स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन पॉप पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, मिनामाटा कन्वेंशन किससे जुड़ा हुआ है, मर्क्यूरी से जुड़ा हुआ है, वियना कन्वेंशन ऑन ओजोन लेयर प्रोटेक्शन, उसके बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी आया था। उसके अलावा रीजनल कन्वेंशन से कुछ बमाको कन्वेंशन, तो आप मुझे बताइए कि बमाको जगह कहां पे आती है, वेयर इज दिस बमाको प्लेस। बमाको कन्वेंशन, फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर कार्पाथियन कन्वेंशन भी है। इसके अलावा अबिजान कन्वेंशन, बार्सिलोना कन्वेंशन, कार्टागेना कन्वेंशन, नायरोबी, बहुत सारे कन्वेंशन यहाँ पे। मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा कन्वेंशन आपके साथ डिस्कस करूं एट द एंड, क्योंकि हमारा, मैंने आपको एजेंडा बताया था कि हम लोग पहले यूएन के बारे में बात करेंगे, यूएन एजेंसीज के बारे में, यूएन सिस्टम के बारे में, देन विल टॉक अबाउट द रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि आपका यूरोपियन यूनियन होगा, एशियन रीजन में हम लोग बिम्स्टेक की बात करेंगे, इंडिया वाले ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात करेंगे, साउथ अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशंस, देन इवेंचुअली द लास्ट डिस्कशन वुड बी कन्वेंशंस एंड प्रोटोकॉल्स, जहां पे इन चीजों के बारे में डिस्कस करूंगा। बट एक बार जस्ट यहाँ पे ध्यान दे दीजिएगा कि इन सारे कन्वेंशंस, इन सारे एग्रीमेंट्स के साथ काम करता है यूएनईपी। कई बार सवाल सिंपल से बन जाते हैं कि ये जो अभी अबिजान कन्वेंशन है किस चीज से जुड़ा हुआ है, या फिर कार्पाथियन कन्वेंशन है किस चीज से जुड़ा हुआ है। तो अगर आप उसको एक बार देख भी लोगे तो मोर और लेस, इवन इफ यू कैन नॉट रिकॉल, देन एक एजुकेटेड गेस वगैरह के लिए भी काफी मदद कर देता है, राइट। चलिए वापस चलते हैं। तो वो थी हमारे डिस्कशन ऑन सेक्रेटेरिएट्स एंड कन्वेंशंस। इसके बाद चलते हैं यूएनईपी की पब्लिकेशन के बारे में बात करने। काफी इंपॉर्टेंट जर्नल्स और काफी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स इनकी आती है, ध्यान रखना है आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से। ग्लोबल एनवायरमेंटल आउटलुक एक बार ऑलरेडी आ चुका है, GEO कौन रिलीज करता है, डो नॉट गेट कंफ्यूज विद अदर ऑप्शंस, इसको रिलीज करता है यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम। इसके अलावा एमिशन गैप रिपोर्ट, अब यहाँ पे कंफ्यूजन काफी हो सकती है, UNFCCC, IPCC एटसेट्रा, ये नहीं करना है। एमिशन गैप रिपोर्ट भी आपको यूएनईपी रिलीज करता है। एक्शन ऑन एयर क्वालिटी रिपोर्ट आती है, वो भी आपको यूएनईपी रिलीज करता है। और इसके अलावा एक और चीज है, एनवायरमेंटल क्राइम रिपोर्ट,
इज ऑल्सो रिलीज इन कोलैबोरेशन विथ इंटरपोल इंटरनेशनल पुलिस। इनके साथ मिलके एनवायरमेंट क्राइम रिपोर्ट भी रिलीज करता है यूएनईपी। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स है। इसके अलावा आपको स्पेसिफिक रीजन वाइज अलग अलग रीजन्स जुड़े हुए जर्नल्स और इनके पब्लिकेशन भी आते हैं, बट ये इंपॉर्टेंट पब्लिकेशंस हैं फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव, डू रिमेंबर दिस। इसके अलावा यूएनईपी का जो मेन एक उनका जो मेन मुद्दा होता है, एनवायरमेंटल अवेयरनेस क्रिएट करना पूरे विश्व में, नॉट जस्ट एट वन प्लेस, ऑल ओवर द वर्ल्ड एनवायरमेंटल अवेयरनेस क्रिएट करना। और इसके लिए 5 जून इज सेलिब्रेटेड एज दी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। आपको पता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, और 2022 का मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ओनली वन अर्थ करके इनका ये जो एक हैशटैग चल रहा था, हैश ओनली वन अर्थ। इसके अलावा पिछले साल 2021 में यूएनईपी ने ऑनर किया था, अवार्ड दिया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को, नरेंद्र मोदी एंड इमैनुअल मैक्रोन ऑफ फ्रांस। इंडिया और फ्रांस ने मिलकर 2015 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस की घोषणा की थी, और इसी काम के लिए, इनके काम के लिए, जैसे इंडिया हैज अनाउंस्ड इंटरनेशनल सोलर अलायंस विद फ्रांस। इसके अलावा सिंगल यूज प्लास्टिक बैन हो चुका है 1 जुलाई से, आपको पता है। इसकी अनाउंसमेंट भी हुई थी पहले ही। इन डिसीजंस के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड इमैनुअल मैक्रोन हैव बीन अवॉर्डेड चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड इन 2021 लीडरशिप कैटेगरी में, कि काफी इंपॉर्टेंट काम किया इन्होंने एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, इसके प्रति अवार्ड मिला। तो कभी कभी स्टेट पीएससी में इस तरह के सवाल बन जाते हैं कि चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड कौन देता है, तो यूएनईपी अवार्ड देता है, और 2021 में इट वाज अवॉर्डेड टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, राइट। इसके बाद में हम लोग बात करने वाले हैं यूएनईपी की एक गवर्निंग काउंसिल थी पहले, लेकिन 2012 में ये गवर्निंग काउंसिल को रिप्लेस किया गया, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट असेंबली क्रिएट की गई। तो हम लोग बात करते हैं यूएनईए के बारे में। यूएनईपी के अंडर यूनाइटेड नेशंस की एनवायरमेंट असेंबली होती है। अब ये क्या है? इट इज लाइक द एनवायरमेंटल पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड, पूरे विश्व का एनवायरमेंटल संसद है, राइट। अब 2012 से हर 2 साल में होस्ट होती है यूएनईए, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट असेंबली। इट इज होस्टेड बाय यूएनईपी एवरी 2 years, जहां पे 193 मेंबर स्टेट्स आते हैं। दूसरों की भी यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन होती है, जैसे कि दूसरे बिजनेस हाउसेस हो गए, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, एकेडमिया हो गया, अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स हैं जो एनवायरनमेंट से जुड़े हुए हैं, ये सारे लोग यहाँ पे आते हैं, डिस्कशन होती है, ग्लोबल जो एनवायरमेंटल एजेंडा होता है उसको सेट करते हैं। यानी कि एनवायरमेंट से जुड़ी हुई जो भी इश्यूज है, जो भी प्रॉब्लम्स है, चैलेंजेस है, उसको रिजॉल्व करने के लिए ये लोग असेंबली बनाते हैं, और असेंबली से बेसिकली जो पॉलिसी हो गई, आपका जो डायरेक्शन हो गया, फ्रेमवर्क हो गया, ये सारे डेवलप करते हैं। एवरी 2 years दे मीट अंडर द एजिस ऑफ यूएनईपी, इसको भी ध्यान रखना है, राइट। चलिए अब बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि स्टडी IQ इज द राइट प्लेटफॉर्म। हमारा फाउंडेशन बैच लाइव शुरू हो चुका है, अगस्त 1 तारीख से बैच शुरू हो रहा है, आपको ध्यान रखना है, इट इज द इवनिंग बैच। आप जानते हैं कि स्टडी IQ का उद्देश्य यही है कि हम लोग अफोर्डेबल प्राइसेस पे आपको क्वालिटी एजुकेशन दें। और ये जो फाउंडेशन बैच है, इसके अगर फीचर्स आप देखोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज ऑनलाइन कोर्स, यानी घर बैठे आप ये कोर्स ले सकते हो। 10 महीनों के लिए आपका शेड्यूल बनाया है, आपका 10 महीने का एवरी डे का क्लास का शेड्यूल बना हुआ है विद ब्रेक्स, एवरीथिंग, राइट। 900 घंटे से भी ज्यादा लाइव आपकी टीचिंग चलेगी। हमारे फैकल्टीज ऑलरेडी लाइव क्लासेस ले रहे हैं, आपको आपके लिए डेमो क्लास भी डाला गया यूट्यूब पे, आप उसको देख सकते हो। इसके अलावा क्रिस्प हैंड नोट्स मिलेंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक यूनिक पॉइंट है 1-to-1 मेंटरशिप का। देखिए मेंटरशिप किसी भी एग्जाम की जर्नी में बहुत ज्यादा जरूरी होता है, यूपीएससी में तो एक अटमोस्ट इंपॉर्टेंस है इस चीज की। क्यों? क्योंकि कई बार छात्र जो है, एस्पिरेंट जो है, वो भटक जाते हैं, कई बार रास्ता भटक जाते हैं कि उनको लगता है कि यार तैयारी सही चल रही है कि नहीं, कॉन्फिडेंस कभी कभार डाउन होता है, बहुत सारे डाउट्स होते हैं। तो आपको एक मेंटर अलोकेट कर दिया जाएगा, आपकी जर्नी में मेंटर आपके साथ रहेंगे, आपके एकेडमिक डाउट्स क्लियर करेंगे, नॉन एकेडमिक डाउट्स क्लियर करेंगे, दे विल बी थ्रू आउट योर जर्नी। इसके अलावा वीकली रिवीजन टेस्ट होंगे आपकी, इसी कोर्स में आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, ज्ञानवाणी सेशंस होंगे, आई होप कि आपने ज्ञानवाणी सेशन देखा होगा। इसके अलावा हर एक मॉड्यूल खत्म होने के बाद MCQ लर्निंग होगी, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी। इसी प्रोग्राम में आपको करंट अफेयर्स प्रोग्राम, सक्सेस इन प्रीलिम्स, एवरीथिंग यू विल गेट। और आप जानते हैं कि अफोर्डेबिलिटी इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स। ये पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा केवल 18,999 रुपए में। आपको बस एक काम करना है, जब भी आप चेकआउट करो हमारे ऐप से या फिर हमारे वेबसाइट से, यूज द कोड राहुल लाइव, कैपिटल RAHULLIVE, विदाउट एनी स्पेसेस। यू विल गेट दिस एंटायर कोर्स फॉर 18,999 ओनली। आपको ध्यान रखना है कि जल्द ही प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, तो अवेल दिस डिस्काउंट एज सून एज पॉसिबल।
चलिए चर्चा कंटिन्यू करते हैं और अब बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में, UNWFP। विल डिस्कस अबाउट UNWFP। फूड प्रोग्राम है ये यूनाइटेड नेशंस का फूड असिस्टेंस ब्रांच है, यूएन का फूड असिस्टेंस ब्रांच है। 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। इट हैज बीन सेट अप बाय टू एंटिटीज, FAO फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। आप जानते हैं कि FAO का भी हेडक्वार्टर रोम इटली में है, WFP का हेडक्वार्टर्स भी रोम इटली में ही है। और WFP किस लिए काम करता है, मैंने आपको बताया था, सतत विकास लक्ष्य 2030 तक के हमारे जो SDGs बने हुए हैं, SDG में सेकंड SDG है जीरो गोल है, जीरो हंगर। पूरे विश्व में जीरो हंगर होना चाहिए। इसको अचीव करने के लिए UNWFP मदद करता है। UNWFP एक ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है, जहां पे भी हंगर के इश्यूज चल रहे हैं, जहां पे खाने की प्रॉब्लम चल रही है, तो वहां पे ये मदद करते हैं। और आपको ध्यान रखना है ये भी वॉलंटरी डोनेशंस के ऊपर ही फंडेड है। वर्ल्ड के गवर्नमेंट, जो भी देश है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, कॉर्पोरेशन से, प्राइवेट डोनर से, आप भी डायरेक्टली UNWFP पे जा सकते हो। यहाँ पे आप डोनेशन कर सकते हो उनकी वेबसाइट पे जाकर डायरेक्टली। तो इन्हीं डोनेशन से जहां कहीं पे भी अगर खाने की प्रॉब्लम है, वहां पे दे विल प्रोवाइड दीज फूड। बेसिकली दे वर्क टुवर्ड्स द फूड सिक्योरिटी ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। एंड इनका जो मैंडेट है या फिर रोल है, कुछ एरियाज पे काम करते हैं, जैसे कि फैमिन कहीं पे चल रहा है, कहीं पे एकदम सूखा है, अकाल है, खाना है नहीं वहाँ पे, कहीं कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट जोन है, इफ इट इज़ अ लाइफ सेविंग सिचुएशन, इन सारी जगह पे वो लोग काम करते हैं। फाइटिंग फैमिन, रिस्पॉन्डिंग टू लाइफ सेविंग सिचुएशंस, प्रोवाइडिंग लाइफ चेंजिंग सॉल्यूशंस। यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम में आपको सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के भी नॉर्म्स आ जाएंगे, सरकारों की मदद करते हैं। दे ऑल्सो बिल्ड पाथवेज ऑफ पीस एंड स्टेबिलिटी। क्यों? क्योंकि जहां जहां कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वहां पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है खाने का ही, राइट, अपार्ट फ्रॉम द वॉर ऑफ कोर्स। इसके अलावा दे ऑल्सो वर्क टुवर्ड्स इनोवेशन एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ये भी आपको ध्यान रखना है, कभी कभार इसको मिस आउट कर देते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि WFP द ऑर्गेनाइजेशन वाज अवॉर्डेड नोबेल पीस प्राइज। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, अगर मैं एक सवाल बना दूं नोबेल पीस प्राइज के बारे में, नोबेल पीस प्राइज किसी इंडिविजुअल को भी मिल सकता है, यानी एक व्यक्ति को भी मिल सकता है, और एक ऑर्गेनाइजेशन को भी मिल सकता है। और पहले भी कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस को मिल चुका है, जैसे यूनिसेफ को पहले मिल चुका है, UNWFP को मिला है, OPCW को मिला हुआ है, यूरोपियन यूनियन को मिला है, एक बार तो यूनाइटेड नेशंस एज अ जनरल ऑर्गेनाइजेशन इसको भी मिला, यानी कि संयुक्त राष्ट्र को भी एक बार नोबेल पीस प्राइज मिल चुका है 2001 में, राइट, दे हैव गॉट नोबेल पीस प्राइज। तो रिमेंबर दिस पर्टिकुलर पॉइंट। अब UNWFP कहाँ कहाँ काम कर रहा है, अगर उनकी वेबसाइट पे जाओगे, राइट नाउ दे आर वर्किंग ऑन फूड इमरजेंसीज एट मल्टीपल प्लेसेस। सबसे पहले तो कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से जो प्रॉब्लम हो रहा है, जिन कंट्रीज में वहां पे वर्क कर रहे हैं, अफगानिस्तान इमरजेंसी, इथियोपिया इमरजेंसी, दे आर वर्किंग इन हैती, म्यांमार में आप जानते हो कि वहां पे एक मिलिट्री को हो चुका है, वहां पे भी ये लोग वर्क कर रहे हैं। नाइजीरिया हो गया, मोजाम्बिक हो गया, साहेल रीजन। आप मुझे बताइए साहेल रीजन कहाँ आता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ज्योग्राफी की भी तैयारी करते हैं। साहेल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साहेल रीजन? वेयर इज दिस साहेल रीजन? इसके अलावा सूडान, सीरिया, यूक्रेन, यमन, जहां जहां लड़ाई चल रही, जहां जहां फूड की प्रॉब्लम चल रही है, वेयर देयर द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इज वर्किंग टू प्रोवाइड फूड एंड टू एंश्योर दैट फूड इनसिक्योरिटी डज नॉट राइज देयर। और आपको ध्यान रखना है SDG 2 की तरफ काम कर रहे हैं, जीरो हंगर की तरफ। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन एंड टॉक अबाउट UN हैबिटेट, यूनाइटेड नेशंस हैबिटेट। अब हैबिटेट का मतलब क्या होता है इन शॉर्ट टर्म, एकदम सिंपल टर्म्स में? हैबिटेट मतलब जहां पे आप रहते हो, आपका जो घर होता है, इट्स कॉल्ड हैबिटेट, UN हैबिटेट। तो आप कहाँ रह रहे हो? आप अगर किसी सिटी में रह रहे हो, तो सस्टेनेबल सिटी बनाने के लिए UN हैबिटेट काम करता है। तो UN हैबिटेट इट वर्क्स, इट इज बेसिकली यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम। ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम इन शॉर्ट हैबिटेट कहा जाता है, UN हैबिटेट। जहां पे भी ह्यूमन सेटलमेंट्स है, स्पेशली सिटीज जो है, अर्बन एरियाज में सस्टेनेबली हम लोग कैसे सर्वाइव कर सकते हैं, बिकॉज इन रूरल एरियाज, इन अदर एरियाज द रिक्वायरमेंट इज लेस, लेकिन अर्बन एरियाज में जिस तरह से अर्बनाइजेशन हो रही है, कई बार ऐसा होता है कि एसेंशियल सर्विसेज मिस हो जाती है। तो सस्टेनेबल सिटीज हम लोग कैसे बना सकते हैं, सस्टेनेबल ह्यूमन सेटलमेंट हम लोग कैसे कर सकते हैं। 1978 में ये बॉडी बनी। इससे पहले 2 साल पहले एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, UN हैबिटेट कॉन्फ्रेंस ही कह सकते हैं उसको। 1976 में कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद ये बॉडी बनी 1978 में। इनका विजन ही ये था कि विश्व अर्बनाइज हो रहा है, रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में लोग सेटल हो रहे हैं, अर्बन सिटीज बन रहे हैं। तो इन अर्बन सिटीज में लाइफ को हम लोग कैसे सस्टेनेबल रखें, कैसे लाइफ की क्वालिटी अच्छी बनाए, कैसे बेसिक सर्विसेज यहाँ पे पहुंचे, इसीलिए यूनाइटेड नेशंस हैबिटेट बनाए फॉर ensuring quality life in the urban world। और ये रिपोर्ट करते हैं डायरेक्टली टू द UN
GA। इनका उद्देश्य है जो सिटीज बने यहाँ पे सेफ सिटीज बने, रेजिलिएंट सिटीज बने, यानी कि अगर एक बार बारिश हो गई, हम लोगों ने देखा है कि एक बार बारिश हो गई यार अर्बन फ्लडिंग हो रही है अलग अलग सिटीज, हम लोगों ने देखा है बैंगलोर में, देखा है श्रीनगर में, देखा है चेन्नई में, देखा है भारी बारिश हुई तो ऐसे है कि सड़कें आपकी नदी बन चुकी है इन दीज सिटीज। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि सिटीज आर नॉट प्लान, सिटीज आर नॉट सस्टेनेबल, प्रॉपर ड्रेनेज फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं कराई गई है। तो यहाँ पे यूएन हैबिटेट मदद करता है सिटीज की डेवलपमेंट में, किस तरह से हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं, किस तरह से अर्बन पॉलिसी को ला सकते हैं, किस तरह से हम लोग एक कोलैबोरेटिव एक्शन से अच्छी सिटीज बना सकते हैं, राइट। एक और चीज ध्यान रखनी है, यूएन हैबिटेट का हेडक्वार्टर है नाइरोबी केनिया में ही। प्लीज रिमेंबर, हम लोगों ने दो बॉडीज देखी अभी, UNEP यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम, इन शॉर्ट हैबिटेट, इसका भी हेडक्वार्टर आता है नाइरोबी केनिया। प्लीज रिमेंबर दीज टू फैक्टर्स। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस हैबिटेट कैसे काम करता है, इनकी 4 pronged स्ट्रैटेजी, 4 pronged स्ट्रैटेजी। थिंक मतलब अर्बन लिविंग के लिए, सस्टेनेबल सिटीज के लिए प्लानिंग करते हैं, सोचते हैं। थिंक, दे क्रिएट न्यू आइडियाज, दे क्रिएट इनोवेटिव आइडियाज, देन दे इंप्लीमेंट इट ऑन पायलट स्केल। किसी एक सिटी में इसको पायलट स्केल पे इंप्लीमेंट करते हैं और जैसे ही आइडिया सक्सेसफुल हुआ दे शेयर इट विद ऑल देयर मेंबर्स एंड इवेंचुअली दे पार्टनर विद अदर ऑर्गेनाइजेशंस, दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशंस है, दूसरे जो बॉडीज है, उनके साथ पार्टनरशिप करके सस्टेनेबल सिटीज बनाने के लिए ये लोग वर्क करते हैं। प्लीज रिमेंबर, दे वर्क टुवर्ड्स क्रिएटिंग सस्टेनेबल सिटीज। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसके अलावा कभी कभार इस तरह के भी सवाल बन सकते हैं यूएन हैबिटेट की कॉन्फ्रेंस के बारे में। जैसे मैंने सवाल बना दिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट यूनाइटेड नेशंस हैबिटेट कॉन्फ्रेंस, यूएन हैबिटेट कॉन्फ्रेंस। अब मैंने आपको सवाल दे दिया, कॉन्फ्रेंस होती है 2 साल में एक बार, क्योंकि बहुत सारी कन्वेंशन की कॉन्फ्रेंस साल में 2 साल में होती है, लेकिन ध्यान रखना है देयर इज समथिंग स्पेसिफिक अबाउट यूएन हैबिटेट कॉन्फ्रेंस। यूएन हैबिटेट कॉन्फ्रेंस 20 साल में एक बार होती है, यानी कि बाई डेसिनियल है। प्लीज रिमेंबर दिस, 20 साल में एक बार यूएन हैबिटेट कॉन्फ्रेंस होती है और अभी तक 3 बार ये कॉन्फ्रेंस हो चुकी है। 3 times इट हैज हैपेंड। उसको कहते हैं हैबिटेट 1, हैबिटेट 2, हैबिटेट 3 कॉन्फ्रेंस। अभी तक 3 कॉन्फ्रेंस हो चुकी है। 1976 में पहली, इस कॉन्फ्रेंस के बाद ही जो इनका इंस्टीट्यूशन बना, ऑर्गेनाइजेशन बना, वो बना यूएन हैबिटेट, और ये हुआ था वैंकूवर में। वैंकूवर इज इन कनाडा। इसके अलावा हैबिटेट 2 टुक प्लेस इन 1996। नाउ दैट हैपेंड इन इस्तांबुल, राइट, इस्तांबुल इन टर्की। यहाँ पे हैबिटेट एजेंडा बनाया गया, राइट। और रिसेंटली 2016 में हैबिटेट 3 हुआ। इट हैपेंड इन क्विटो सिटी आती है इक्वाडोर में, राइट, इक्वाडोर के क्विटो सिटी में 2016 में, जहां पे न्यू अर्बन एजेंडा रैटिफाई किया गया, न्यू अर्बन एजेंडा। तो आपको ध्यान रखना है अगली कॉन्फ्रेंस कब होगी, यानी कि 20 साल बाद 2036 में। वेन्यू अभी तक डिसाइडेड नहीं है, जब भी होगा तो हम लोग चर्चा जरूर करेंगे, स्टडी आएगी ऊपर। ध्यान रखना है आपको, 20 ईयर्स में एक बार इनकी कॉन्फ्रेंस होती है, राइट, यूएन हैबिटेट कॉन्फ्रेंस। इसके अलावा इनकी कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स भी है, ये भी काफी जरूरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूएन हैबिटेट इनिशिएटिव्स? कुछ इस तरह का सवाल बन सकता है। वर्ल्ड अर्बन कैंपेन ये चला सकते हैं, द सिटी वी नीड, हैशटैग द सिटी वी नीड नाउ। अर्बन एजेंडा प्लेटफॉर्म भी है इनका, यहाँ पे अलग अलग जो यूएन हैबिटेट के पार्टनर्स हैं ये साथ में आते हैं। दिस प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर शेयरिंग द नॉलेज। इसके अलावा इनका वर्ल्ड अर्बन फोरम भी होता है, हाल ही में जून में ही हुआ था। इट हैपेंड इन कैटोविस, पोलैंड। कैटोविस एक सिटी है पोलैंड में, इसको भी ध्यान रखना है। दिस वाज द 11th वर्ल्ड अर्बन फोरम, और इस बार का टैगलाइन था ट्रांसफॉर्मिंग आवर सिटीज फॉर बेटर अर्बन फ्यूचर। तो ये यूएन हैबिटेट है। यूएन हैबिटेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट रिलीज करता है, सबसे इंपॉर्टेंट की रिपोर्ट है वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट, इसको ध्यान रखना है। हु रिलीजेस वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट? इट इज यूएन हैबिटेट। इसके अलावा देयर इज वन मोर इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, अर्बन रीजनरेशन रिपोर्ट। इसके अलावा कई सारे इनके जर्नल्स आते हैं, कई सारी केस स्टडीज आती है अलग अलग। मैंने जैसे आपको बताया, फर्स्ट देयर प्रायोरिटी इज टू थिंक, यानी कि इनोवेटिव आइडियाज को बनाए और उस इनोवेटिव आइडिया को इंप्लीमेंट करे कहीं पे। तो जहां कहीं भी वो इंप्लीमेंट करते हैं वहां की केस स्टडी वगैरह आती है। इनके वेबसाइट पे आपको बहुत सारे जर्नल पब्लिकेशन मिलेंगे कि अलग अलग सिटीज में इन लोगों ने अर्बन फ्लडिंग के लिए किस तरह का सोल्यूशन निकाला है, ग्रीन एनर्जी के लिए किस तरह का सोल्यूशन निकाला है, ट्रांसपोर्ट के लिए किस तरह के सोल्यूशन निकाले हैं। तो ईयरली अ लॉट ऑफ पब्लिकेशंस कम, बट वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट इज देयर फ्लैगशिप पब्लिकेशन, राइट, यूएन हैबिटेट। चलिए, यूएन हैबिटेट के बाद अब चर्चा करने वाले हैं यूनिसेफ के बारे में। यूनिसेफ क्या है? यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। यूनिसेफ क्या है? इट फर्स्ट ऑफ ऑल इसका नेम पहले था यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। अब नाम से ही पता चला, जब यूनिसेफ बना था, आज भी जो
जो इनका मैं कहूँगा एक्रोनिम है वो यूनिसेफ ही है, लेकिन हम लोग यहाँ पे इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड आजकल नहीं कहते क्योंकि इसका नाम बदल चुका है। इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड यूएन चिल्ड्रंस फंड। अब ये इमरजेंसी फंड क्यों बना था? क्योंकि इसकी स्थापना हुई थी 1946 में। अब आप जानते हैं कि 1945 में दूसरा जो विश्व युद्ध था वो खत्म हुआ। उस विश्व युद्ध में सभी के ऊपर परिणाम होता है और बच्चों के ऊपर तो बहुत हुआ था। इमेजिन अ वॉर रेवेज्ड कंट्री जहां पे बच्चों को फैसिलिटी नहीं मिल रही है। अगर 6 साल वॉर चला तो 6 साल उनका एजुकेशन ठप हो गया था। 6 साल अगर पढ़ाई नहीं हो रही है, बच्चों की एजुकेशन नहीं हो रही है, तो कैसे डेवलपमेंट होगी? कई कई जगह पे देयर वाज प्रॉब्लम ऑफ फैमिन, पॉवर्टी की प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम थी। इसीलिए एक इमरजेंसी फंड बनाया गया जहां पे बच्चों के लिए स्पेसिफिकली द चिल्ड्रन हु आर अफेक्टेड इन द आफ्टरमाथ ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 उनके लिए ये फंड बनाया गया था। इसीलिए इसका नाम इमरजेंसी फंड था, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसका नाम बदल दिया गया है। नाउ इट इज यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड इन जनरल। और जो कन्वेंशन आया था यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड 1989, इसी कन्वेंशन के तहत यही कन्वेंशन गाइड करता है यूनिसेफ को। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? इट इज इन न्यूयॉर्क यूएसए, ध्यान रखना इसको। इसके अलावा यूनिसेफ भी जो है एंटायरली फंडेड है, यानी कि यहाँ पे फंडेड बाय वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन। जो भी है लोग यहाँ पे फंड करेंगे, देश हो गए, गवर्नमेंट्स हो गए, बिजनेसेस, ऑर्गेनाइजेशन, सिविल सोसाइटी, दे फंड, दे गिव डोनेशन। यूनिसेफ की वेबसाइट पे अगर आप जाओगे तो इवन यू कैन गिव डोनेशन, यू कैन डायरेक्टली गो देयर एंड गिव योर डोनेशन। इसके अलावा यूनिसेफ काम क्या करता है? हम क्वाइट श्योर कि यूनिसेफ से जुड़ी हुई, भारत से जुड़ी हुई बहुत सारी खबरें आती हैं। भारत में भी स्टेट ऑफ द एजुकेशन इज नॉट वेरी ग्रेट, नॉट वेरी हाई। तो यहाँ पे यूनिसेफ ने भी कोशिश की है एनरोलमेंट रेशियो बढ़ाने की, गर्ल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, ये सारी चीजें उन्होंने की हुई है। तो नेशनल गवर्नमेंट्स की मदद करते हैं जहां पे बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाए। तो ये क्योंकि ये बच्चों से जुड़ा हुआ फंड है, तो चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्ड न्यूट्रिशन इनके स्कोप के अंडर आता है, चाइल्ड प्रोटेक्शन इनके स्कोप के अंडर आता है, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन इट कम्स, चाइल्ड एनवायरनमेंट, चाइल्ड हेल्थ, चाइल्ड से जुड़ी हुई जो डिजीज होती है जैसे कि पोलियो प्रिवेंशन इनका काम है, एड्स इन चाइल्ड इसको एलिमिनेट करने का भी इनका काम है, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस और इमरजेंसी रेस्पॉन्स में भी यूनिसेफ काम करते हैं, राइट। सो इट इज यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड फॉर बेटरमेंट ऑफ चिल्ड्रन। इसके अलावा यूनिसेफ का जो गवर्निंग बॉडी है वो है एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड जहां पे 36 मेंबर है, इनका सेपरेट एग्जीक्यूटिव बोर्ड है। और इस एग्जीक्यूटिव बोर्ड को इस जो अपॉइंट करते हैं वो है यूनाइटेड नेशंस इकोसॉक। 3 साल के टर्म के लिए इनका गवर्निंग बोर्ड होता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था यूनिसेफ हैज गॉट द नोबेल पीस प्राइज। इनको 1965 में नोबेल पीस प्राइज मिला था फॉर प्रमोशन ऑफ ब्रदरहुड अमॉन्ग द नेशंस। इसके अलावा इनकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आती है, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन रिपोर्ट आती है। दिस इज द फ्लैगशिप रिपोर्ट। इसके अलावा भी देयर आर मेनी रिपोर्ट्स, जैसे कि इंडिया में भी इंडिया की एजुकेशन रिपोर्ट भी रिलीज करते हैं, बट स्पेसिफिकली जो होलसम वर्ल्ड लेवल रिपोर्ट इनकी है, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन रिपोर्ट इज रिलीज बाय यूनिसेफ। डू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर पॉइंटर, राइट। यूनिसेफ के बाद अब चर्चा करने वाले हैं यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, यूएनएफपीए के बारे में। यूएनएफपीए क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजेंसी है विच वर्क्स टुवर्ड्स सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। यूएनएफपीए इन शॉर्ट इसको कहा था यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। यूनाइटेड नेशंस बेसिकली फैमिली प्लानिंग एजेंसी, अभी इसको हम लोग पॉपुलेशन फंड कहते हैं। इट वाज सेटअप एज अ ट्रस्ट फंड। 1967 में एक ट्रस्ट फंड था जिनका मिशन था, ध्यान रखिए इनका मिशन है, to deliver a world where every pregnancy is wanted, where every childbirth is safe, and where every young person's potential is fulfilled. 1967 में एक फंड था, इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन भी बना। ऑर्गेनाइजेशन वाज क्रिएटेड इन 1969 और इसी साल 1969 में यूनाइटेड नेशंस ने एक बहुत इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन किया था, पेरेंट्स हैव द एक्सक्लूसिव राइट टू डिटरमाइन फ्रीली एंड रेस्पॉन्सिबली द नंबर ऑफ एंड स्पेसिंग ऑफ द चिल्ड्रन, यानी कि कितने बच्चे चाहिए, बच्चों के बीच कितना स्पेस होना चाहिए, ये पेरेंट्स का एक्सक्लूसिव अधिकार रहेगा। ये बताया था यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, राइट। अब यूएनएफपीए के जो फंड आते हैं वो कंप्लीटली वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन से आते हैं। गवर्नमेंट्स हो, इंडिविजुअल्स हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, ये इसको फंडिंग देते हैं। इनका काम है
टू वर्क टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3, 4 एंड 5। अगर हम लोग बात करें इन गोल्स की, मैंने आपको बताया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 ऑन क्वालिटी हेल्थ, गुड हेल्थ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट 4 क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट 5 जेंडर इक्वालिटी यानी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को स्टॉप करना है, इसकी तरफ काम करते हैं। और आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको बताया था यूएनईपी का एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड है और यही एग्जीक्यूटिव बोर्ड इज कॉमन फॉर यूएनडीपी, नॉट यूएनईपी, यूएनडीपी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड और यूएनओपीएस यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर प्रोजेक्ट सर्विसेज। इन तीनों का एग्जीक्यूटिव बोर्ड सेम है, राइट। इसको ध्यान रखना है आपको, कभी कभार इस पे भी सवाल बन सकते हैं। इसके अलावा इनका काम क्या है, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड का काम क्या है? 3 मेन एरियाज पे काम करते हैं। सबसे पहले एंडिंग द अनमेट नीड फॉर फैमिली प्लानिंग, यानी कि जिन जिन देशों में फैमिली प्लानिंग के मीन्स, यानी कि जैसे कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स हो गए, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हो गए, अलग अलग मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन जो होते हैं वो अगर नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिसकी वजह से पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है, अभी फिलहाल इस चीज की बहुत ही जरूरत है अफ्रीका में, राइट। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा बुक है, एक बुक रिकमेंडेशन है आपके लिए, द मोमेंट ऑफ लिफ्ट करके। द मोमेंट ऑफ लिफ्ट एक बुक है रिटन बाय बराक ओबामा's वाइफ मिशेल ओबामा। यूएनएफपीए यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, ये है क्या? ये यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी है फॉर सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये एक ट्रस्ट फंड करके बनाया गया था शुरुआती दौर में 1967 में। इट वाज अ ट्रस्ट फंड और इस ट्रस्ट फंड का मोटो क्या था, इनका मिशन क्या था? इनका मिशन देखिए, टू डिलीवर अ वर्ल्ड वेयर एवरी प्रेगनेंसी इज वांटेड, where every childbirth is safe and every young person's potential is fulfilled। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी अनवांटेड लगती है, यार ये क्यों हो रहा है, प्रेगनेंसी क्यों हुई, इस तरह की फीलिंग आती है। अगर कॉन्ट्रासेप्टिव्स मिलेंगे तो अनवांटेड प्रेगनेंसीज को रोका जा सकता है। यही मतलब है टू डिलीवर अ वर्ल्ड वेयर एवरी प्रेगनेंसी इज वांटेड, यानी अगर प्रेगनेंसी हो रही है वो इंटेंशनली हुई है, एवरी प्रेगनेंसी इज वांटेड, एवरी चाइल्ड बर्थ इज सेफ और एवरी यंग पर्सन पोटेंशियल इज फुलफिल्ड। मैंने आपको बताया यूएनएफपीए का मतलब है यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। ये तो इसका नया नाम है, इसका पुराना नाम था यूनाइटेड नेशंस फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज। 1967 में एक ट्रस्ट फंड था, लेकिन 1969 में ये एक ऑर्गेनाइजेशन बना। 1969 में क्यों बना? क्योंकि उसी साल यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया दैट पेरेंट्स, यानी कि माता पिता जो होते हैं, दे हैव द एक्सक्लूसिव राइट टू डिटरमाइन कितने बच्चे चाहिए, उन बच्चों में कितना स्पेस होना चाहिए, इसका पूरा अधिकार पेरेंट्स के पास ही रहेगा, राइट। सो पेरेंट्स हैव द एक्सक्लूसिव राइट टू डिसाइड हाउ मेनी चिल्ड्रन दे वांट, एट व्हाट टाइम दे वांट, व्हाट शुड बी द स्पेसिंग बिटवीन द चिल्ड्रन। ये सब पेरेंट्स का ही डिसीजन होना चाहिए। अब पेरेंट्स का डिसीजन कैसे होगा? इन्फॉर्म्ड डिसीजन। इसीलिए यूएनएफपी का काम है टू वर्क टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग कॉन्ट्रासेप्टिव्स एट ऑल द लेवल्स, राइट। इसके अलावा ये जो फंड है या फिर अभी जो इनका ऑर्गेनाइजेशन है, इन्हें फंडिंग आती है कंप्लीटली थ्रू वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस। सरकारें हो, ऑर्गेनाइजेशंस हो, बिजनेसेस हो, एनजीओस हो, ये इनकी मदद करते हैं। इनका जो पूरा मैंडेट है, इट वर्क्स अंडर द एजिस ऑफ इकोसॉक। यूनाइटेड नेशंस इकोसॉक के अंडर काम करते हैं। और मैंने आपको बताया था यूएनडीपी का एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है जहां पे 36 रिप्रेजेंटेटिव्स हैं रीजन वाइज। यूएनजीए यहाँ पे अपॉइंट करता है, मैंने आपको बताया था। और यही जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है, इट्स कॉमन द एग्जीक्यूटिव बोर्ड फॉर यूएनडीपी, फॉर यूएनएफपीए एंड फॉर यूएनऑप्स। यूएनऑप्स मतलब यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर प्रोजेक्ट सर्विस। इन तीनों का एग्जीक्यूटिव बोर्ड सेम है, तो कई बार इसके ऊपर सवाल बन सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा जो यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड है, ये पॉपुलेशन फंड किस चीज के लिए काम करता है? इट वर्क्स फॉर 3 थिंग्स। इट वर्क्स टुवर्ड्स 3 SDGs, सतत विकास लक्ष्य हम लोगों ने बात की थी। SDG 3 क्या है? SDG 3 इज गुड हेल्थ एंड वेलबींग। SDG 4 क्या है? क्वालिटी एजुकेशन मिले सभी को। SDG 5 क्या है? जेंडर इक्वालिटी के नॉर्म्स। तो इन तीनों SDGs को फुलफिल करने के लिए यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड काम करता है, इन्हीं SDGs के लिए। इसके अलावा 3 मेन फोकस एरियाज हैं इनकी। सबसे पहला फोकस एरिया है एंडिंग द अनमेट नीड ऑफ फैमिली प्लानिंग। अब देखिए, अनमेट नीड मतलब कई एरियाज ऐसे हैं जहां पे कॉन्ट्रासेप्टिव्स नहीं पहुंचते। इन कॉन्ट्रासेप्टिव्स के ना पहुंचने की वजह से क्या होता है? अनवांटेड प्रेगनेंसीज होती है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ता है। और अभी फिलहाल अगर आप बात करें, देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन जहां पे जरूरत है इस चीज की, अफ्रीका। अफ्रीका में नेट पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट भी यहाँ पे काफी हाई है। व्हाई? वन ऑफ द मेन रीजंस इज बिकॉज ऑफ अनमेट फैमिली प्लानिंग नीड्स, क्योंकि यहाँ पे जो महिलाएं हैं, जो फैमिलीज है, उनके पास कॉन्ट्रासेप्टिव्स नहीं पहुंच रहे हैं।
जो नए मेथड्स है कॉन्ट्रासेप्टिव्स की, जैसे कि सिंपल कॉन्ट्रासेप्टिव्स लाइक दी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, ये भी अवेलेबल नहीं है वहाँ पे। तो अलग अलग मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन जो है वो हम लोग प्रोवाइड करेंगे, ये उनका उद्देश्य है UNFPA का। फर्स्ट, सेकेंड फोकस इज प्रिवेंटिंग मैटरनल डेथ। प्रेगनेंसी के दौरान, जो डिलीवरी के दौरान मैटरनल डेथ ना हो, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को कम करना, ये भी इनका एक उद्देश्य। और तीसरा है जेंडर बेस्ड वायलेंस जो है और दूसरे हार्मफुल प्रैक्टिसेस है, इनको एंड करने के लिए, राइट। जैसे जेनेटल म्यूटिलेशन हो गया, अफ्रीका के बहुत सारे कंट्रीज में चलता है, देयर इज अ लॉट ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इन मेनी अदर कंट्रीज। तो एंडिंग जेंडर वायलेंस एंड अदर हार्मफुल प्रैक्टिसेस, ये भी इनका काम है। तो 3 ब्रॉड एरियाज में काम करते हैं, प्रोवाइडिंग कॉन्ट्रासेप्टिव्स, दैट इज फुलफिलिंग द अनमेट फैमिली प्लानिंग नीड्स, प्रिवेंटिंग मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, प्रिवेंटिंग मैटरनल डेथ्स, एंड थर्ड वन इज एंडिंग जेंडर वायलेंस, इसलिए SDG 5 फॉर जेंडर इक्वालिटी। इसके अलावा UNFPA का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पब्लिकेशन आता है, इंटरनेशनल मेन एंड जेंडर इक्वालिटी सर्वे, इसका शॉर्ट है इमेजेस। तो कभी कभार सवाल आ सकते हैं, इमेजेस रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? इमेजेस सर्वे, इट इज रिलीज बाय UNFPA। इसके अलावा और भी बहुत सारे केस स्टडीज, बहुत सारे जर्नल्स UNFPA रिलीज करता है, बट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस, सो डू नोट इट। इसके अलावा इनकी वेबसाइट पे आपको मिलेगा region wise journals, region wise publications also, right? So this was about the United Nations Population Fund. Earlier it was United Nations Fund for Population Activities, right? तो आज हम लोग हमारा डिस्कशन यहीं पे समाप्त करते हैं। यूनाइटेड नेशंस फंड्स, इंपॉर्टेंट फंड्स, प्रोग्राम्स अटैच विद UN हम लोगों ने अभी चर्चा की। इसके बाद वी विल टॉक अबाउट अदर ऑर्गेनाइजेशंस और अदर इंपॉर्टेंट एंटिटीज कनेक्टेड टू UN इन नेक्स्ट क्लास, क्योंकि UN हम लोग यहाँ पे जैसे ह्यूमन रेफ्यूजी बॉडी हो गई, यूनाइटेड वुमेन हो गई, तो इन सारे ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके बाद वी विल जंप इनटू अदर रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस section wise. All right, so next class would also be probably the last class about United Nations, then we'll move on to other organizations. That is it in today's class, and you already know this. If you want to follow me, अगर आपको कोई सवाल है, कोई डाउट है, कोई कंप्लेन है, सजेशन, you can always message me on ID @RahulSai222। आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको इस पर्टिकुलर वीडियो का PDF चाहिए, प्रेजेंटेशन का PDF चाहिए, you will get it on my Telegram channel with the same ID @RahulSai222। So till we meet next time, stay safe, prepare very well and stay on course. Always stick to your schedule. कभी कभार एस्पिरेंट्स के साथ ऐसा हो जाता है कि थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, ऐसा लगता है कि यार मुझे पढ़ने का मन नहीं है, टेक अ ब्रेक बनता है, छोटा सा ब्रेक बनता है। ऑलवेज कम बैक टू योर शेड्यूल, और शेड्यूल आपका कुछ इस तरह से बनाइए जहां पे ऑलरेडी बफर दीजिएगा, क्योंकि हमारा जो दिमाग होता है, इट इज नॉट अ मशीन, राइट। तो अगर आप इसको कंटिन्यूस इस्तेमाल कर रहे हो तो थोड़ा सा ब्रेक भी बनता है, बट व्हेनेवर यू टेक अ ब्रेक, गेट बैक टू योर शेड्यूल एज सून एज पॉसिबल, राइट। विद दैट मैसेज, लेट मी एंड द डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद। Everyone, this is Krishnendu Madhuate. Here I will share my experience regarding the Life Foundation batch provided by the Study IQ. The handwritten notes and handouts provided in the class contents helps us to focus on the class rather than writing. Shashank sir teaching is awesome, fabulous, and his strict question clears all the doubts and helps us to remember things easily. My special thanks to my mentor Munipet sir for guidance and quick response to my doubts, which breaks my inconsistency. Thank you, sir. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।